Hello, sir. Are you? Excellent, Archana. Wonderful meeting you. Look forward to discussing more about Electricity Act 2003. Sure, sir. It's very, very fortunate for me that I got an opportunity to discuss with you regarding electricity because I think you are a master of electricity laws, and we are very fortunate that we got you in this world, and that you have wrote a book of electricity, first book on electricity laws. So, sir, my main thing which I want to discuss from you is दैट कि अभी के टाइम में अगर हम देखें ना तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना। तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस एक हायरार्की फॉलो करते हैं। अब लास्ट में जो एक हायरार्की सुप्रीम कोर्ट से पहले आती है वो आती है एप्टिल, दैट इज एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं सर आपसे कुछ फोकस चाह रही थी कि पहले आप हमें थोड़ा सा वो बता दो कि एप्टिल है क्या, उसके बाद हम आगे की स्टेज पे बढ़ते हैं। अर्चना, एक चैलेंज था 2003 के पहले। 2003 के पहले अगर पावर सेक्टर का कोई भी मैटर था, कोई भी डिस्प्यूट था, कंज्यूमर को डिस्प्यूट हो विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ, या फिर जो बाकी पावर सेक्टर की एंटिटीज हैं, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, सप्लाई कंपनी, उनको डिस्प्यूट्स हो, या कोई अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है पावर प्लांट उसका कोई डिस्प्यूट हो, सारे के सारे डिस्प्यूट हाई कोर्ट जाते थे। अच्छा। हाई कोर्ट में जनरलिस्ट एडवोकेट बैठे हुए हैं। They don't have specialization in energy sector और electricity act. तो जब भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उसको समझोगे तब उसमें डिसीजन दोगे, और समझने में टाइम लगता है। तो क्या करेंगे आप? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब सारे पावर प्रोजेक्ट्स कई, किसी में स्टे लगा हुआ है, किसी में तारीख पे तारीख पड़ रही है, और उसके कारण जो अंडर कंस्ट्रक्शन, जब भी आप प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हो, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें आप लोन लेते हो बैंक से, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक से आप लोन लेते हो। ठीक है, आपका पावर प्रोजेक्ट अगर लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से स्टे पे लगा हुआ है या तारीख पे तारीख मिल रही है, तो उसका इंटरेस्ट तो चलेगा ना। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो पावर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। मतलब अगर 1 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट है तो पता चलता था 10 करोड़ में बना रहे हैं आप पावर प्रोजेक्ट। टाइम लाइन भी बढ़ गया, पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल को ये काम दे देते हैं, और उसमें एक चीज और भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो सिर्फ पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के केसेस लेगा, एंड उसमें एक टेक्निकल मेंबर होगा। दैट मीन्स एक इंजीनियर या एक ऑफिसर जिसने 10, 15, 20 साल काम करा हो पावर सेक्टर में, ही विल बी मेंबर टेक्निकल। दैट मीन्स ही विल बी अ जज इन दैट ट्रिब्यूनल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई या जुडिशियल बॉडी बनाई गई जिसको बोलते हैं अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यह काम होगा, जितनी भी अपील्स, जितनी भी रेगुलेटरी अपील्स आएंगी, चाहे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ के पास से आए, चाहे वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अपील हो, चाहे पावर सेक्टर का कोई भी डिस्प्यूट हो, या लाइसेंस से लेके कोई भी डिस्प्यूट हो, वो सारी अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे। लेकिन एक छोटा सा चैलेंज था। सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्र कुमार के केस में यह बोल दिया था कि कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर रिट पिटीशन है, लेट अस अज्यूम एल चंद्र कुमार ने ये बोला कि क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट में ये स्पेसिफाई नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट अपील जाना है। ठीक है, तो मेनली आप पहले एग्जॉस्ट करो रेमेडी इन द हाई कोर्ट एंड देन गो टू सुप्रीम कोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया, अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के में कोई भी आपको अपील फाइल करे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया जहां पे स्पेशलाइज्ड बॉडी, यू कैन से इक्वल टू हाई कोर्ट, इज देयर, वेयर ऑल द मैटर्स ऑफ पावर सेक्टर विल गो। एक्सपर्ट उसको डिसाइड करेंगे, एंड अपील अगर किसी को फाइल करनी है तो हाई कोर्ट नहीं जाना है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है, और वो स्टैट्यूटरी अपील है। तो एक बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है।
होप इट रिजॉल्व द इशू। जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन आया फिर कि अगर मतलब ये मैं प्रिज्यूम करूं कि जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हमारे फेवर में जजमेंट नहीं देती है तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन टू गो टू एप्टिव, और वहां पे भी हमें कुछ नहीं मिलता है, देन ओनली वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, लाइक दिस ना? राइट राइट। हाँ, इसमें ऐसा है कि जो कॉमनवेल्थ लॉ है वो ये क्लियर है कि एक अपील तो आपका राइट है, दूसरा अपील आपका राइट नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये बोला कि सबसे फर्स्ट स्टेज में रेगुलेटरी कमीशंस रेगुलेटरी इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, चाहे वो लाइसेंस देना हो, चाहे आपका सेमी रेगुलेटर्स का इशू हो, चाहे आपके टैरिफ के मैटर्स हो, वो सारी रिजॉल्व करना या टैरिफ डिटर्मिनेशन करने का प्रोसेस करेंगी। उनके ऑर्डर्स से रिलेटेड अगर कोई भी अपील करनी है तो फर्स्ट अपील आपकी आ गई अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका राइट है। इसमें अपील में द अपेलेट ट्राइब्यूनल विल हियर यू, गिव अ रीजन डिसीजन, टेक ऑल द एस्पेक्ट्स, चाहे वो फैक्ट्स हो चाहे लॉ है, वो सबको एस्पेक्ट्स को लेके फिर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको इश्यू है, उनके डिसीजन से आपको इश्यू है, उसको आपको चैलेंज करना है, तो वो आपका राइट नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट में जब आप उसको फाइल करोगे तो आपको ये एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन और एक्ट, कोई भी रूल्स रेगुलेशन और एक्ट से रिलेटेड कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, तभी सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट एडमिट। अगर आप बोलोगे फैक्ट्स हैं ऐसे तो दे विल नॉट एडमिट इट। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब फर्स्ट अपील आप फाइल करते हो अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, वो सेक्शन 125 में फाइल होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, और 45 डेज में आपको वो अपील फाइल करनी, लिमिटेशन पीरियड 45 डेज है, ठीक है। और एज ऑफ राइट आपको हियरिंग मिलेगी और उसमें कोई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। लिमिटेशन अगर आपने क्रॉस कर दिया फिर आपको कंटिन्यूएशन ऑफ डिले लगानी पड़ेगी, दैट इज इट। लेकिन अगर एप्टेल से सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो तब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, विद रिस्पेक्ट टू रूल्स, विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन, अदरवाइज इट विल बी डिसमिस्ड। ऑलराइट, और अगर ये प्रूव करा तो फिर इट विल बी एक्सेप्टेड एंड देन जो भी रीजन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है दैट विल बी गिवन। राइट, ओके सर, थैंक यू सर। और एक सर क्वेश्चन और आता है बीच में कि अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था, द मेन रीजन वाज पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम उसके शुरू में भी देखें जो प्रिलिमिनरी लिखा हुआ था उसमें है मेन है वो पब्लिक इंटरेस्ट है। तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट का कहीं कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के केस फाइल करने में भी कुछ हम देखते हैं ऐसा, या फिर हमें सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ ही देखना होता है? अच्छा, अगर तुम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रही हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो किसी भी एस्पेक्ट पे फाइल करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो पावर सेक्टर के बेस में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है, वो फाइल आप, और वो जो फाइल करते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। आर्टिकल 126, 127 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बोला है कि पीआईएल फाइल हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात दूसरी है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट वाली पिटीशन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में या अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फाइल कर सकती है? ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये पावर है इन्वेस्टिगेशन की। मान लीजिए कोई बंदा नॉट रिलेटेड है डिस्कॉम से, मतलब लोकस स्टैंडी, कई बार लोकस स्टैंडी की बात होती है कि भैया आपका क्या, आप क्यों जबरदस्ती यहाँ पे केस में आ रहे हो, आपका क्या लेना देना इससे। ये भाई कोर्ट सबसे पहले ये पूछता है कि भाई आप अफेक्टेड पार्टी हो तो आइए बताइए, अगर आपका कोई, आप बॉम्बे से हो, दिल्ली में प्रॉब्लम है, आप तो दिल्ली वाले हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये पावर्स दी गई है कि कोई भी बंदा, अगर आप कोई गलत काम हो रहा है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई में, तो एक पिटीशन फाइल कर सकता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये पावर है इन्वेस्टिगेशन की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में। तो एक तरह से मैं ये मानता हूं कि ये एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है और कुछ नहीं। और इसके अलावा लॉ भी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी क्लियर है कि जब भी कोई टैरिफ पिटीशन या कोई भी लाइसेंस अप्रूव होता है तो नोटिस जनता को दिया जाता है।
ठीक है सर। हाँ जी। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट हो, दे ऑल कैन कम टू द रेगुलेटरी कमीशन, एंड अगर उनकी कोई भी ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, वो रेगुलेटरी कमीशन में पब्लिक हियरिंग में ओपन कोर्ट में दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ग्रेट। जी। हाँ सर, ये हमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि बेसिकली व्हाट एप्टेल इज, और उसके बाकी के प्रोसीजर्स भी सुप्रीम कोर्ट तक हमें क्लियर हो गए। सर, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डू एप्टेल हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स with respect to the members and chairperson of State Electricity Regulatory Commission? दैट्स वंडरफुल। सो मतलब ये इशू बार बार आता है कि जो जिस तरह से इसका कोरोलरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट के जजेस का वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस में अपॉइंटमेंट में भी वो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलिजियम का, वो रिकमेंडेशन देते हैं। क्या सिमिलर पावर्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास है कि नहीं है? ऑल राइट। सो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था तो सेक्शन 121 में सिमिलर पावर अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दी गई थी, और उसको आप बोलते हो कि जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल। इसका मतलब जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड, जो ओरिजिनल एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना था उसमें सेक्शन 121 ने लिखा था जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल। इसका मतलब अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलेटरी कमीशन मेंबर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन, या ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश टू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, या किसी और स्टेट से ट्रांसफर करने मेंबर्स की, या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट या उनके ट्रांसफर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ये पावर दी गई थी अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन राज्यसभा में इसको लेके हंगामा हो गया, तो लोकसभा में पास हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका ऑब्जेक्शन ये था कि भाई स्टेट डिस्कॉम्स को रेगुलेट कर रही है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हाउ कैन अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिल्ली रेगुलेट इट? अभी हमने 1991 में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन क्यों नहीं बन पाया? उसका रीजन ये था कि सारे स्टेट्स का ऑपोजिशन था कि भैया आप जिस तरह से, भाई ये तो सिंपल होता ना कि जिस तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है पूरे इंडिया के लिए, बड़ा आसान हो गया, या फिर टेलीकॉम रेगुलेटर एक है पूरे इंडिया के लिए, बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। वैसे ही एक रेगुलेटर एनर्जी का हो जाता, उसका नाम कुछ भी हो, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या नेशनल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, वॉट एवर यू वांट टू से। लेकिन वो बन नहीं पाया था। वो बन इसलिए नहीं पाया था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन था कि भाई डिस्कॉम्स हमारे पैसे से बनी है, मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट का पैसा लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा है। तो हमारी जो चीज है उसको रेगुलेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी कैसे कर सकती है? इसके कारण रेगुलेटरी कमीशन उस समय नहीं बन पाई थी। 1998 में कंसेंसस बना के एक काम करते हैं, पावर सेक्टर के लिए दो रेगुलेटरी कमीशन बनाते हैं, एक स्टेट के लिए रेगुलेटरी कमीशन, एक सेंट्रल के लिए रेगुलेटरी कमीशन। जो सेंट्रल की रेगुलेटरी कमीशन थे उसका नाम रखा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और स्टेट की जो रेगुलेटरी कमीशन थी उसके नाम रखा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तुम तो अपेयर हो, सब जगह अपेयर होती हो, पर अब जब ये बात आई कि एप्टेल अलग अलग तो कर दिए इनके, मतलब पावर्स इक्वल है दोनों के, सीईआरसी एसईआरसी के पावर्स इक्वल है पर फंक्शंस अलग अलग है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आ गया था, इनकॉर्पोरेट कर दिया था। लेकिन जो एप्टेल है उसमें लिखा था कि जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल, जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये ऑब्जेक्शन था कि ऐसा तो नहीं, सीईआरसी को तो अलग कर दिया है ना, लेकिन एप्टेल के थ्रू कंट्रोल करेंगे हमको। ओके। तो ये ऑब्जेक्शन दिया उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। सुरेश प्रभु जी जो पावर मिनिस्टर थे उन्होंने बोला भैया लंबे डिस्कशन के बाद ये बिल लोकसभा से भी पास हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनर्जी से भी पास हो गया, अब लास्ट है, मतलब ये पास हो जाएगा तो कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन कर देंगे, इस वक्त इसको मत रोको। मैं जैसे ही ये एक्ट बन जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट इसी साल ले आऊंगा, मतलब 2003 में एक्ट बनाए, 2003 में ही मैं एक अमेंडमेंट ले आऊंगा जहां पे ये वाले जो पावर्स है इनको अमेंड कर दिया जाएगा। ऑन अश्योरेंस ऑफ द पावर मिनिस्टर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्टेड एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 वाज पास्ड
with the word general power of superintendence and control to the appellate tribunal of electricity. पर appellate tribunal of electricity का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. उन्होंने क्या करा, सबसे पहले बाकी सबके नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर दी. भाई क्या होता है जब एक्ट बन जाता है ना कोई, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है, धीरे धीरे वो ऑफिसेस बनाते हैं कि सीईआरसी का ये ऑफिस है, इसका नोटिफिकेशन ये है, इसके मेंबर्स हैं, ये चेयरपर्सन है, ऑफिस ये सब. एक्टल का नहीं निकाला उन्होंने. क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इंट्रोड्यूस करा उसी साल, और उसमें जो जनरल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल है उसको रिप्लेस कर दिया, दैट appellate tribunal of electricity can issue orders, instructions and directions. So आप अगर, मैं 121 पढ़ रहा हूं, लिखा है पावर्स ऑफ appellate tribunal of electricity. The appellate tribunal may, after hearing the appropriate commission or other interested party. अब यहां पे जो वर्ड है आफ्टर हियरिंग अप्रोप्रिएट कमीशन, दैट मींस जो मैक्सिमम अपील जाती है, आप देखो कि फर्स्ट अपेलेट, फर्स्ट रिस्पोंडेंट. क्यों होता है? इस सेक्शन की वजह से आपको, जब आप अपील फाइल करते हो तो आपको फिर सेक्शन फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो बनाते हो और फिर रेगुलेटरी कमीशन को बनाते हो. ठीक है. उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन तो ज्यादा कहती नहीं है, उसका कई बार मतलब सिर्फ टेक्निकल अपीयरेंस होती है उनकी. सेकेंड पार्टी होती है जो वो इंपॉर्टेंट पार्टी होती है, वो ऑब्जेक्ट करती है सारी चीजों पे. ठीक है. तो आफ्टर हियरिंग द अप्रोप्रिएट कमीशन और अदर इंटरेस्टेड पार्टी, if any from time to time issue orders, instructions and directions as it may deem fit to any appropriate commission for the performance of the statutory functions under the act. मतलब इतनी ही पावर रह गई है appellate tribunal of electricity की कि वो statutory functions के लिए orders, instructions, direction दे सकते हैं. कोई disciplinary action नहीं लिया जा सकता, by CERC भी नहीं ले सकती कोई disciplinary action, APTEL भी कोई disciplinary action नहीं ले सकती. तो hope it is useful to you for the understanding. Yes sir, it's very useful. सर अब एक क्वेश्चन और आता है, 121 में तो हमने बात कर ली पावर्स की, बट अगर हम 120 की बात करें तो उसमें वी आर सीइंग कि एपेलेट ट्रिब्यूनल हैव द पावर सेम एज सिविल कोर्ट, है ना? तो सर उसमें मतलब मेरा ये क्वेश्चन था बेसिकली कि जो समनिंग, डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन, रिसीविंग जो भी है, तो इस पे आपका क्या होगा सर कि ये 120 और 121 में अगर हम करें तो वो मतलब दोनों सेक्शन के अलग अलग बनाने का क्या पर्पस था बेसिकली, क्योंकि हम पावर्स तो हम एक सेक्शन में भी दे सकते थे. ये जो सेक्शन 120 आर द पावर्स, दीज आर प्रोसीजरल पावर्स. मतलब सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर्स हैं, इट इज बेसिकली नाउ सिविल कोर्ट appellate tribunal of electricity. वो 120 में थी, और 120 में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी ऑन द रेगुलेटरी कमीशन. तो जो रेगुलेटरी कमीशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको डाइल्यूट कर दिया उन्होंने, लेकिन जो सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर्स थी वो एज इट इज रहेंगी. और इसमें एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है कि जनरली हम ये सोचते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से ऊपर है. मतलब एक जनरल थॉट होता है कि सीईआरसी ऊपर है और एसईआरसी नीचे है. नहीं है ऐसा कुछ. पावर्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर इक्वल. मतलब सिविल कोर्ट की पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास है और सिविल कोर्ट की पावर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास. दोनों के पास पावर्स इक्वल है. उनका सिर्फ डिफरेंस, अच्छा अपील भी दोनों की सीधे एप्टेल जाती है. मतलब अगर आपको एप्टेल में अपील करनी है, मान लीजिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अपील करनी है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन नहीं जाना है, एप्टेल जाना है, सीधे एप्टेल जाएगी, क्योंकि पावर्स इक्वल है दोनों की. लेकिन फंक्शंस अलग अलग है. फंक्शंस अलग अलग मतलब आपस में रेगुलेटर्स में कोई इशू ना आ जाए या लड़ाई ना हो जाए कुछ, तो फंक्शंस बिल्कुल क्लियरली डिमार्केट करे गए हैं. मतलब अगर सीपीएसयू का कोई मैटर है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एनटीपीसी, एनएचपीसी, तो जनरली ये सीईआरसी के पास जाएगा. लेकिन अगर डिस्कॉम का कोई भी मैटर है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जाएगा. अपील दोनों की एप्टेल जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी. तो अगर ये 120 पढ़ा जाए सिविल कोर्ट की पावर, तो क्लियरली लिखता है ए समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ओथ. B. Requiring the discovery and production of documents. C. Receiving evidence on affidavit.
D. Subject to provisions of Section 123 and 124 of the Indian Evidence Act, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office. E. Issuing commissions for the examination of witnesses and documents. F. Reviewing its decision. G. Dismissing a representation of default or deciding it ex parte. H. Setting aside any order of dismissal or any representation for default or any order passed by it ex parte. तो ये सारी चीजें, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, इंटरेस्टिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपेलेट ट्राइब्यूनल को एडिशनल वर्क भी दे दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तो आपके पास जो पावर्स थी सीईआरसी, एसईआरसी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जो अपील है वो आपके पास थी, ठीक है कि नहीं। अब जो पीएनजीआरबी है, तो एक बोर्ड है जिसको बोलते हैं ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है। अगर उसका जो डिसीजन है उसकी अगर आपको अपील फाइल करनी है तो वहां पे भी एक्ट में अमेंडमेंट करके एप्टेल में अपील फाइल होगी। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर तो होगी, लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की भी अपील अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। थर्ड, एक और एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। सो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की भी अब ये डिसाइड कर दिया गया है कि अपील जो है अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जाएगी। मतलब उसका नाम हो जाएगा अपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, पर वो बॉडी सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो अब जो एक तरह से इंडिया का धीरे धीरे इट इज बिकमिंग द एनर्जी अपेलेट अथॉरिटी। सो एनर्जी के जो भी, अब यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गया, यहाँ पे कंजर्वेशन आ गया, तीनों की अपील जा रही है एप्टेल में। तो एक तरह से वो एनर्जी का अपेलेट अथॉरिटी हो गया फॉर एंटायर इंडिया। यस सर। तो सर अभी जो हमारा मेन क्वेश्चन था एप्टेल का, वो हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया आपके थ्रू। सर अब हमें लगता है मैं नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ और एक अच्छा सा कुछ पॉइंट रिलेटेड टू एनर्जी एंड एप्टेल एज वेल, सो हम उसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। एक्सीलेंट। सो हर सेशन में 2-3 क्वेश्चंस आप देख लेना पूरे अक्रॉस इंडिया से जो आ रहे हैं, और जो आपके क्लाइंट्स भी बताते होंगे एंड लिटिगेशन में भी आपके पास सामने आते होंगे, वो 3-4 क्वेश्चंस कंपाइल करके ये एप्टेल डायलॉग वी विल डू इट अगेन। और यस सर, मैं एक बात ही और बोलूंगी सर इसके साथ, बिकॉज मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी एक सेशन के लिए कि हम एक थोड़ा सा टाइम निकाल के एक सेशन ये एप्टेल डायलॉग करके करें, बिकॉज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनके पास उतना लंबा टाइम नहीं हो पाता है कि वो आपसे क्लास लें, तो अगर हम एक रिकॉर्डेड वीडियो या ऐसी कोई चीज उनको दें तो वो उनके लिए इफेक्टिव होगा। एंड दैट टू वो ये चाह रहे थे कि अगर वो राज सर से अगर हमें वो इनिशिएटिव लेके वो थोड़ा मिल जाए तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी सर कि हम एक एप्पल डायलॉग शुरू करें। थैंक यू अर्चना, एंड वंडरफुल स्पीकिंग टू यू, and look forward to interacting with you again. Thank you so much, sir. Same here. जी।